हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। मेरा नाम है श्रुतिका और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे IBPS AFO इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो एक कैंडिडेट है, उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इनका इंटरव्यू था 6 मार्च 2022 को। इनका इंटरव्यू था बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज पुणे में। टाइमिंग थी इनकी 8:30 AM। इनका पैनल था 6 और इनके पैनल में मेंबर्स थे 6, जिसमें से एक लेडी मेंबर थी और 5 जेंट्स मेंबर्स थे। इनका इंटरव्यू का लैंग्वेज था इंग्लिश और मराठी। तो चलिए देखते हैं इनको क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन इनको पूछा गया था इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो इन्होंने उसमें बताया खुद का नाम, कहाँ से आए हैं, उसके बाद इनका ग्रेजुएशन जिस भी सब्जेक्ट में हुआ है, लाइक एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर जिसमें भी हुआ है वो बताया। उसके बाद इनका PG जिस भी सब्जेक्ट में हुआ है वो बताया। तो ये हो गया उनका इंट्रोडक्शन। फिर पैनल ने क्वेश्चन पूछा टेल अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। तो उन्होंने फिर फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया, मदर क्या करती है, फादर क्या करते हैं, सिबलिंग्स जो है भाई बहन जो है वो क्या करते हैं वो बताया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पैनल ने पूछा डू यू थिंक फार्मिंग ऑफ योर एरिया नीड इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब यह है कि आपको लगता है कि आपके एरिया की जो फार्मिंग है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और आप क्या सजेस्ट कर सकते हो आपके एरिया के फार्मर्स को इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ये इसका आंसर जो है वो सभी के लिए अलग अलग होगा, सभी एरियाज वाइज जो है ये आंसर वेरी करेगा। हो सकता है कोई एरिया में कुछ प्रॉब्लम हो, कोई एरिया में कुछ प्रॉब्लम हो। तो ये उसका आंसर था। उसके बाद इनको क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। तो पहले उनको पूछा गया कि टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना था। आप सभी को पता होगा 308.9 मेट्रिक टन जो है ये इंडिया का टोटल ओवरऑल फूड प्रोडक्शन था। फिर इनको पूछा गया कि व्हाट वाज द एस्टिमेट प्रोडक्शन। तो एस्टिमेटेड कितना था प्रोडक्शन। तो आप सभी को पता होगा 325 अप्रॉक्सीमेटली 325 मेट्रिक टन, इतना अप्रॉक्सीमेटली जो है एस्टिमेटेड प्रोडक्शन था। उसके बाद इनको पूछा गया कि व्हाट आर दी फार्मर्स बिल 2020 एंड वाई इट वर रिपील्ड। तो आप सभी को पता होगा 2020 में जो है वो 3 कृषि कानून लाए गए थे। तो वो क्या थे और इनको क्यों वापस लिया गया। ठीक है, तो ये इनको बताना था। तो इसमें तीनों बिल के नाम बताने थे और इनको वापस क्यों लिया वो भी बताना था। सबसे पहला बिल था फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। तो इस बिल के अकॉर्डिंग जो है फार्मर्स खुद की प्रोड्यूस जो है वो आउटसाइड मंडीज़ या फिर कहीं पे भी बेच सकता था। कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर राजस्थान का फार्मर है और उसको जाके असम में बेचना है तो वो जाके बेच सकता है। तो ये बिल ऐसा कह रहा था कि जो भी फार्मर है उसको कोई भी रोक टोक नहीं लगाएगा कि तुम खुद की प्रोड्यूस कहीं पे भी जाके बेच सकते हो। तो ये पहला बिल था। उसके बाद नेक्स्ट बिल ये था फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्मर्स सर्विस बिल। तो इट वाज रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड था कि कोई भी एक बड़ी कंपनी या फिर बड़ा बिजनेसमैन आएगा, उनकी लैंड पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके जाएगा कि हम जो बोलेंगे आपको वही प्रोडक्शन करना होगा, हमारे जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। एंड उसका थर्ड बिल था एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020। तो इसमें ये जो था कि एवरीवन जो है वो स्टोर करके रख सकता है खुद के प्रोड्यूस को, सिर्फ वार्स और कैलामिटीज़ के टाइम ना करते हुए बाकी टाइम वो स्टोर करके रख सकता है। तो फार्मर्स के पास तो इतना स्टोरेज का स्पेस है नहीं कि वो स्टोर करके रखेगा, तो वो तो बेच देगा जाके मिडल मैन्स या फिर होलसेलर को। तो वो लोग क्या करेंगे कि वो स्टॉक करके रखेंगे और जब उसका अच्छा प्राइस मिलेगा या फिर प्राइस बढ़ जाएगा तब वो बेचेंगे। तो इससे क्या होता है कि इससे तो मिडल मैन्स का ही फ़ायदा होता, फार्मर्स को तो कुछ मिलने वाला था नहीं इससे। तो इसके लिए बहुत कृषि जो है बहुत फार्मर्स ने जो है प्रोटेस्ट किया। नियर अबाउट 1 साल तक फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया इसके लिए और फाइनली जो है गवर्नमेंट ने इसको रिपील किया। तो फार्मर्स क्यों नहीं मान रहे थे, आप सभी को पता होगा कि फार्मर्स को लगता था कि MSP ख़त्म हो जाएगी, मंडीज ख़त्म हो जाएंगी, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जो है वो बड़े बिजनेसमैन को फ़ायदा होगा या फिर बड़े जो होलसेलर्स मिडल मैन से उनको फ़ायदा होगा, फार्मर्स को कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो इसीलिए जो है भाई ये थे बिल्स और इसको वापस भी लिया गया लास्ट अभी रिसेंट में ही।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को पूछा गया, डू यू नो व्हाट इज द टैगलाइन गिवन बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ फार्मर कम्युनिटी। फार्मर कम्युनिटी के लिए कोई टैगलाइन दी है क्या, ऐसे इनको पूछा गया था। तो कैंडिडेट को ये आंसर पता था एक्चुअली, लेकिन उनको एग्जैक्टली पता नहीं था कि इसमें वो आंसर देना था, तो फिर पैनल ने ही इसका आंसर बताया। तो इट वॉज कि डबलिंग द फार्मर्स इनकम बाय 2022। तो ये उसका आंसर था। तो 2016 में जो है ये प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि 2022 तक हम ये करेंगे वो करेंगे, ताकि फार्मर्स की जो है इनकम जो है वो डबल हो जाएगी 2022 तक। अभी आप सभी को पता है अभी तो 2022 है, आप खुद ही सोचिए। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था। तो इससे रिलेटेड जैसे बहुत सारी स्कीम्स जो है गवर्नमेंट चला रही है, या फिर फार्मर्स एंड मिनिस्ट्री जो है एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप सोच सकते हो कि उसके टैगलाइन से भी किसी ना किसी को क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो अभी आपको आगे से ध्यान रखना है कि जो भी टैगलाइंस है वो भी आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है कोई नेक्स्ट इंटरव्यू आप दो तो उसमें ये क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद इनको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कैन यू टेल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फार्मिंग। आप सभी को पता है ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है और इनऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो है नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज़ करके जो कल्टिवेशन किया जाता है वो होता है, और इनऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल्स का यूज़ करके जो भी केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स हाइब्रिड सीड्स वगैरह वगैरह, ये आप सभी को पता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। तो उन्होंने फिर क्रॉस क्वेश्चन किया कि डू यू थिंक इंडिया कैन बी फुल्ली ऑर्गेनिक कंट्री। तो इन्होंने बताया कि येस इंडिया कैन बी डेवलप्ड इनटू फुल्ली ऑर्गेनिक कंट्री, बट इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि अभी आप बोलोगे कि 2-3 साल में तो हो नहीं सकती फुल्ली। इंडिया का इतना बड़ा एरिया है तो फुल तो आप उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर ला नहीं सकते, तो डिकेट्स ही लग जाएंगे ना, 10-15 साल तो यूँ लग जाएंगे। तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या डिसएडवांटेजेस है ऑर्गेनिक फार्मिंग की। तो एडवांटेजेस तो ठीक है आदमी बता दे, डिसएडवांटेजेस क्या होगी। तो फिर उन्होंने कैंडिडेट ने बताया कि सर की प्रोडक्शन जो होगा वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से इतना नहीं होगा कि पूरी इंडिया अगर फुल्ली ऑर्गेनिक कंट्री बन जाएगी तो उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा फूड ग्रेन्स का टू मीट दी डिमांड्स ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो पैनल को भी यही आंसर एक्सपेक्टेड था। उसके बाद जो लेडी पैनल मेंबर थी उन्होंने उनको ये क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ रुपे कार्ड। तो आप सभी लोग एटीएम कार्ड्स यूज़ करते होंगे, उस पर पता होगा आपको रुपे वीज़ा या मास्टर कार्ड लिखा होता है। तो मास्टर कार्ड और वीज़ा जो है यूएस बेस्ड कंपनीज़ हैं, और रुपे कार्ड ये इंडियन कंपनी है। तो इस पर फिर से क्रॉस क्वेश्चन किया गया कि रुपे कार्ड को जो है वो किसने डेवलप किया। तो इसको डेवलप किया था एनपीसीआई, दैट इज़ नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद इनको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ चेक। तो चेक क्या है ये पूछा गया, और उसके बाद उस पर ही क्रॉस क्वेश्चन किया गया क्रॉस चेक। तो आप सभी को पता होगा चेक क्या है, एक मीडियम है जिससे आप अगर आपका सेविंग या फिर करंट अकाउंट है बैंक में, तो आप जो है फंड्स को मतलब जो भी आपकी जो कैश है वो निकाल सकते हो, या फिर अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो डायरेक्टली अकाउंट में, होता है चेक और क्रॉस चेक, ठीक है। तो इसमें जो है आपको डायरेक्ट डेफिनेशन भी आप डेफिनेशन बताने की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसी लैंग्वेज में बताना होता है कि वो आगे वाला समझ सके। आप डेफिनेशन बताओगे तो वो तो उनको लगेगा कि आप तो पूरा लर्न करके आए हो, ठीक है। उस पर जो है चेक के क्वेश्चन पे उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया कि व्हाट इज़ क्रॉस चेक। तो जो भी चेक है उस पर 2 पैरेलल लाइन्स अगर ड्रॉ करी हो तो उससे क्या होता है कि जो भी अमाउंट है वो डायरेक्ट अकाउंट में जमा होती है, आप उसको कैश के फॉर्म में नहीं डिपॉजिट कर सकते, डेबिट नहीं कर सकते कैश के फॉर्म में, ठीक है। ये हो गया चेक वाला क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट आर द वेज यू कैन डेबिट मनी फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। तो फिर उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा पैनल मेंबर ने कि यू हैव अ सेविंग अकाउंट्स राइट, तो आप कैसे कैसे पैसे निकाल सकते हो अपने अकाउंट से। तो सबसे पहला तो ये होता है कि आप जब बैंक में जाते हो तो आपको 2 तरह की स्लिप्स मिलती है, एक डेबिट की एक क्रेडिट की। तो आप वो फिल करके कैशियर के पास लेके जाओगे कैश काउंटर पे, तो आप वहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। तो वो हो गया आपका डेबिट स्लिप से, आप पहला तो डेबिट स्लिप से निकाल सकते हो। अगर आपके पास चेक फैसिलिटी है तो आप चेक फैसिलिटी से निकाल सकते हो। थर्ड होता है एटीएम अगर आपके बैंक ने प्रोवाइड किया है तो आप एटीएम से पैसा निकाल सकते हो। उसके बाद आप आधार बेस्ड जैसे वो थंब लेके वहाँ से निकाल सकते हो, या फिर पीओएस से भी आप जो है अमाउंट डेबिट कर सकते हो। तो ये सारे उन्होंने पूछा था कि कैश को कैसे डेबिट करोगे, वो पूछा गया था। अगर उन्होंने पूछा था कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो इसमें आप ये भी बता सकते थे इंटरनेट बैंकिंग नेट बैंकिंग, तो वो पूछा नहीं था। उन्होंने सिर्फ कि कैसे डेबिट करोगे पैसे वो पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद उनको लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था
योर रोल मॉडल, तो ये भी सभी का अलग अलग होगा। उसके बाद जो है उनका इंटरव्यू यहीं पे ख़त्म हो गया था। एंड फिर पैनल ने बोला थैंक यू, उनका जो भी नेम है उनका, और ऑल द बेस्ट ऐसे बोल दिया। और उनका इंटरव्यू यहाँ पे ख़त्म हो गया। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को आरबीआई, नाबार्ड, ये बहुत सारे कुछ कुछ कॉमन क्वेश्चन थे, वो सभी को पूछे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पूछे होंगे आरबीआई से रिलेटेड, नाबार्ड से रिलेटेड, फार्मिंग टाइप के रिलेटेड। तो यही सारे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको भी आपने भी इंटरव्यू दिया है तो आप भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए आपके क्वेश्चंस, ताकि जो है आपके दूसरे फ्रेंड्स हैं उनको भी पता चले कि पैनल ने कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं। थैंक यू। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।